हेलो नमस्कार साथियों, मैं धीरू यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बायो विलेज। तो जैसे कल की क्लास में मैंने बैक्टीरिया का सेल एनवेलप जो है वो स्टार्ट किया था और आपको याद होगा कि हमने ग्लाइकोकाइलिक्स को कंप्लीटली खत्म कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बैक्टीरियल सेल वॉल होगा और सेल वॉल होगा, इसके साथ में हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक भी समझेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि कल सेल एनवेलप में हमने ग्लाइकोकाइलिक्स पढ़ाया था आपको और ग्लाइकोकाइलिक्स के दोनों वर्जन कैप्सूल और स्लाइम लेयर के बारे में बताया था। तो आज हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल सेल वॉल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। कैसे? देखो, अगर ये हमारा एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बैक्टीरिया का सबसे जो लास्ट वाला लेयर होता है सेल एनवेलप का, उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो। और ये जो मिडल में होता है ना, आप इसको ही सेल वॉल बोलते हो। और सबसे बाहर में जो होता है उसको आप ग्लाइकोकाइलिक्स बोलते हो। तो ये ओवरऑल पूरे 3 लेयर्स होते हैं बैक्टीरिया में। तो आज हम ये मिडल लेयर जिसको कि आप सेल वॉल बोलते हैं, तो बैक्टीरिया का हम सेल वॉल पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए ये भीतर में है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। तो और उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है और सेल एनवेलप का जो सबसे पहला हिस्सा है ग्लाइकोकाइलिक्स या उसके नीचे है। यही इसका लोकेशन होता है। और रही बात ये कि इसका काम क्या होता है, तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है और प्रोवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक्स शेप टू बैक्टीरिया। हम इसके फंक्शन की बात तो आगे कर ही लेंगे, लेकिन याद रखिए कि सबसे मेन काम इसका जो होता है वो बैक्टीरिया को एक शेप प्रोवाइड करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये सेल वॉल है तो बना किसका होता है, तो भाई सेल वॉल जो होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकन? तो हम इसके स्ट्रक्चर को भी अब समझ लेते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन को ही हम म्यूरिन कहते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो कंसिस्ट करता है अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोजामिन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, इसको आप नैग और नैम भी बोलते हैं। और ये जो शुगर होते हैं वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एन एसिटिल ग्लूकोजामिन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड ये अल्टरनेटिंग यूनिट्स के रूप में एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। और ये साथ ही साथ ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं सब किसके द्वारा, तो ये सॉल्ट पेप्टाइड चेन्स के द्वारा एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं। इस तरीके से ये एकदम स्ट्रांग मेस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। एकदम स्ट्रांग मेस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम सही तरीके से देख लेते हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास इधर में अवेलेबल है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन का ये पूरा स्ट्रक्चर है। कैसे है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाग है और इधर नाम है एन एसिटिल ग्लूकोजामिन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बाइंडेड है और साथ में आप ये देख पाएंगे कि ये अल्टरनेट है एक दूसरे के बाद। तो ये एक दूसरे से अल्टरनेट है, नाग है नाम है, नैग है नैम है, इस तरीके से अल्टरनेटली एक दूसरे से बीटा 1,4 बॉन्ड से ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बॉन्डेड है। इतना ही नहीं, आप ये देख पाएँगे कि एक पेप्टाइड क्रॉस लिंक भी इनके अंदर में देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये। तो ये देख सकते हैं कि इनकी जो चेन है एन एसिटिल ग्लूकोजामिन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड की, तो ये कई सारे चेन जो है ये एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड भी है सॉल्ट पेप्टाइड चेन से। इस तरीके से पूरा एक मेश बना देता है। इस तरीके से मेश बनाता है ताकि बैक्टीरियल जो सेल वॉल है वो काफ़ी रिजिड हो जाए, काफ़ी मजबूत हो जाए। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सबसे खास बात ये होती है कि लाइसोजाइम क्या है? एक एंजाइम है। कहाँ पाया जाता है? हमारे टीयर्स में, आँसू में, आँखों में निकलने वाले। और कहाँ पाया जाता है? तो हमारे सलाइवा में। हमारे जो माउथ में सैलिवरी ग्लैंड से एंजाइम होता है, तो सलाइवा होता है उसमें एंजाइम भी होता है, तो वहाँ से ये लाइसोजाइम निकलता है। ये क्या करता है? ये हाइड्रोलाइज़ कर देता है। किसको? बीटा 1,4 लिंकेज को। किसको? बीटा 1,4 लिंकेज को। देखो इनके बीच में ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बीटा 1,4 लिंकेज है। तो लाइसोजाइम क्या करेगा? इनके ही बॉन्ड्स को यहाँ पे तोड़ देगा।
और जब ये बॉन्ड्स टूट जाएँगे तब तो ये डिस्टेबलाइज़ हो जाएँगे। अब ये इस तरीके से मेस में तो रह नहीं जाएँगे, अब तो ये टूट के निकल जाएँगे। जब ये टूट करके निकल जाएँगी तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और बैक्टीरियल सेल वॉल डिस्ट्रॉय होने का ये मतलब होता है कि बैक्टीरिया अब डेथ कर जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो हमारे जो आँखों में आँसू होते हैं, टीयर्स होते हैं और जो सलाइवा होता है, वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। कौन एंजाइम है? लाइसोजाइम है। ठीक है, इसके साथ ही हम समझ लेते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि प्रिवेंट्स ऑस्मोटिक लिसिस। ये क्या चीज़ होता है? देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। अब ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होगा, बाहर से ये मटेरियल को थ्रू ऑस्मोसिस ये सेल के अंदर में एंट्री करेंगे, जैसे पानी वगैरह एंट्री करेंगे। और ये एंट्री करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक टर्जिड फ़ोर्स लगेगा, और ये प्लाज़्मा मेम्ब्रेन जो होगी, ये थोड़ा एक्सपैंड करने लगेगी। जब ये एक्सपैंड करेगी ना, तो एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो सकता है कि ये लिसिस कर जाए, यानी कि ये कोलैप्स कर जाए, बर्स्ट कर जाए, ये सेल बर्स्ट कर सकती है। लेकिन क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि इनके पास में सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल इसको ऊपर से पूरी तरीके से अपने बाई फ़ोर्स ये इसको दबा के रखता है, और उसको ऑस्मोटिक लिसिस से बचाने का काम करता है। ये सेल वॉल का एक फंक्शन है। और क्या करता है? जैसे कि आपको पहले भी बताया कि बैक्टीरिया का ये सेल का जो शेप है ना, उसको भी ये बचाने का काम करता है। तो यहाँ पे पूरा एक सेल का शेप जो है वो मेंटेन कर रखने का काम करता है। तो सेल को एक प्रॉपर शेप में बना के ये रखता है। और क्या करता है? ये प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, कोई छोटी-मोटी हल्की इंजरी अगर बैक्टीरिया को लगती है, तो सेल वॉल मजबूत होता है, वो बैक्टीरिया को इंजर्ड नहीं होने देता, उससे उसको बचा के रखता है वो। और क्या करता है? सर्व्स एन्करेज फॉर फ्लैजिला। फ्लैजिला इसमें फँसे रहते हैं, इसमें एक इससे जुड़े रहते हैं मजबूती के साथ, तो ये एन्कोरेज का भी काम करता है सेल वॉल। और क्या करता है? और करता ये है ग्राम स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बैक्टीरिया को आपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के तौर पे देखा होगा। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आप इसीलिए डिवाइड कर पाते हैं इन दोनों पार्ट्स में, क्योंकि उसके पास में ये सेल वॉल पाया जाता है। तो इसी की वजह से हम इसकी स्टेनिंग कर पाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है स्टेनिंग टेक्निक, बैक्टीरियल स्टेनिंग टेक्निक। तो आप यहाँ पे कुछ विजुअल्स देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से स्टेनिंग करी जा रही है। यहाँ पर एक बर्नर लिया गया है, एक स्लाइड हमारे पास में है, और यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट है, ग्राम्स आयोडीन है, सैफरानीन है, और ये रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं जिससे हम स्टेनिंग कर पाते हैं। अप्लाइंग स्टेन्स, हम स्टेन को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको फाइनल रिजल्ट की तरफ आप पहुँच रहे हैं। यहाँ पे पर्पल देख पा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रेड या पिंक देख पा रहे हैं, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम स्टेनिंग टेक्निक को प्रोसेस करते हैं। तो स्टेनिंग टेक्निक को समझने के से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार स्टेनिंग टेक्निक इतनी बड़ी और इतनी अच्छी टेक्निक को डेवलप किसने करा था। तो ये महान वैज्ञानिक, इनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। तो क्रिश्चियन ग्राम ने ही स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करा था। ये एक डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है। तो इस पे कई बार कंट्रोवर्सी भी जनरेट करते हैं कि इससे क्या मतलब है, ऐसा भी कौन पढ़ा कि वो कहाँ का रहने वाला है। हाँ, बिल्कुल कई बार पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं कि वो किस कहाँ का एक्चुअल नेटिव कहाँ का है, उसके बारे में तो लोग उतना इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। ठीक है। सन 1884 के अंदर में इन्होंने डेवलप किया था ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू ये बता पाए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरिया आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, वन इज द ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम बैक्टीरिया की स्टेनिंग टेक्निक को कैसे फॉलो करते हैं, किस तरीके से हम स्टेनिंग करते हैं, किस तरीके से हम ये इस रिजल्ट तक आते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। इसके बारे में चलिए सही तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सेटअप देखते हैं, और प्रिपेयर स्मीयर। हम स्मीयर तैयार करते हैं। स्मीयर का मतलब क्या होता है? स्मीयर का ये मतलब होता है कि हम स्लाइड के ऊपर जो बैक्टीरिया का लेप लगाएँगे, इनोकुलम लगाएँगे, फिर उसके बाद अगला स्टेप फर्दर हम उसको देखेंगे। तो हम एक स्मीयर तैयार करते हैं। करना क्या होता है इसमें? तो इसमें एक थिन बैक्टीरियल स्मीयर हम बनाते हैं क्लीन ग्लास स्लाइड पे। ग्लास स्लाइड एकदम साफ-सुथरी होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। तो उसपे हम एक पतला सा स्मीयर तैयार करते हैं। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ स्टेराइल वाटर।
हम ऑन द स्लाइड, हम स्लाइड पे, जैसे ये हमारी स्लाइड है, तो इस स्लाइड पे क्या करेंगे, एक ड्रॉप पानी को हम स्टेराइल वाटर को इसके ऊपर डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, यूज एन इनोकुलम लूप। इनोकुलम लूप क्या होता है, एक पतले तार का होता है इस तरीके से, तार से का स्ट्रक्चर होता है, ये हाथ में इसको पकड़ते हैं ऐसे। तो इसी में बैक्टीरिया को हम लगा देते हैं। इससे बैक्टीरिया को बैक्टीरिया इसमें इस तरीके से लगा करके, फिर इस पे ला करके इस तरीके से करके इस पे हम फैला देते हैं। ठीक है? मतलब इस पे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर क्या करते हैं, आराम से इसको स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड इवेनली टू फॉर्म अ थिन फ़िल्म। हम इसको इवन तरीके से, मतलब ऐसा कहीं ज़्यादा कम ऐसा नहीं, इवनली जितना हमसे हो सकता है हम उतना इवनली इसको स्प्रेड करते फैलाते हैं। फिर क्या करते हैं, अलाउ टू एयर ड्राई। थोड़ी देर के लिए इसको हवा में ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अब ये ड्राई हो जाए, सूख जाए। ठीक है? सूख जाने के बाद अब क्या करते हैं वो देख लेते हैं। स्लाइड आपकी जो है वो सूख चुकी है। आप यहाँ पे देखिए, आपके पास में ये जो स्लाइड है, ये पूरा स्मीयर बन के तैयार है। अभी तो इसने ये तो हीट फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्लाइड पूरा इस तरीके से तैयार होती है और फिर उसके बाद हम इसको अब यहाँ पे हीट फिक्स करने का तरीका देखेंगे कि हम इसको हीट फिक्स आखिरकार कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं कैसे होता है। तो सेफ्टी, कुछ चीज़ों को यहाँ पे सेफ्टी का मेजर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। क्या करते हैं इसमें, देख लेते हैं उसको। फिक्स बैक्टीरिया टू स्लाइड बाय जेंटल हीटिंग। अब ऐसा नहीं कि आप इसको एकदम से गर्म कर दो, ये नहीं, हल्का सा इसको क्या करते हैं, जेंटल हीटिंग करते हैं, थोड़ा सा इसको हम गर्म करते हैं। पास स्लाइड क्विकली थ्रू बंसन बर्नर फ्लेम। तो देखो, रॉबर्ट बंसन साइंटिस्ट का नाम है, बंसन साहब। इन्होंने एक बर्नर बनाया था और उसी को हम बेंसन बर्नर कहते हैं। तो इसके थ्रू हम थोड़ा स्लाइड को हम इसके ऊपर ले जा करके हल्का सा हम इसको हीट फिक्स करते हैं। और ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, सेफ्टी क्या रखना है आपको, ओवर हीटिंग ना होने पाए, नहीं तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया का सेल वॉल वगैरह पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। फिर क्या करना है, इंश्योर बैक्टीरिया एडहेयर टू द स्लाइड। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि हाँ, बैक्टीरिया जो है वो स्लाइड से चिपक तो गया है ना, ये चीज हमें सही से उसको इंश्योर करना होगा। ठीक है? अब क्या करेंगे आगे, अप्लाई प्राइमरी स्टेन। अब बारी आ चुकी है हमें प्राइमरी स्टेन को अप्लाई करने की। देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए, स्टेन बैक्टीरिया विथ क्रिस्टल वायलेट डाई। डाई कलर है ये। अब बैक्टीरिया को क्या करेंगे, हम स्टेन करेंगे, किससे करेंगे, तो क्रिस्टल वायलेट से हम इसको हम स्टेन करेंगे। फिर क्या है, फ्लड स्लाइड विथ क्रिस्टल वायलेट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए हमने एक देखिए, इधर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्रिस्टल वायलेट है। अब यहाँ पे हम स्टेन को अप्लाई कर रहे हैं। तो एक ऐसे कर सकते हैं कि हम एक बीकर में लेकर के और उसमें अपनी ये स्लाइड को जिसको हम हीट फिक्स कर चुके हैं, उसको 1 मिनट के लिए उस बीकर में जिसमें क्रिस्टल वायलेट डला हुआ है, उसमें 1 मिनट के लिए इसको हम डाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 1 मिनट के बाद उसको निकालेंगे, किसको निकालेंगे, स्लाइड को। फिर इसको रिंस जेंटली विथ डिस्टिल्ड वाटर। अब हम इसको आराम से बहुत पानी का फ्लो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कैसे इसको हम रिंस करते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर से रिंस करते हैं। बिल्कुल भी इसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जेंटली मतलब हल्का फ्लो होना चाहिए पानी का, ऐसा नहीं कि बह जाए पूरा बैक्टीरिया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। फिर क्या करते हैं, ऐड मोर्डेंट, ग्राम्स आयोडीन, चिपकाना वाला। मोर्डेंट मतलब क्या होता है, चिपकाने वाला। बाइंडिंग मतलब मजबूती के साथ पकड़ ले। ठीक है? तो अब हम क्या अगला स्टेप में क्या करेंगे, अब ग्राम्स आयोडीन में ग्राम आयोडीन यूज़ करेंगे। इन्हांस बाइंडिंग ऑफ प्राइमरी स्टेन। अब आपके मन में एक सवाल आएगा ना कि ये आयोडीन का क्या काम है? ठीक है, ये पोटेशियम आयोडाइड जो हम यूज़ करते हैं, उसका क्या रोल होता है यहाँ पे? तो इसका रोल ये होता है कि जो प्राइमरी स्टेन है, प्राइमरी स्टेन का मतलब क्रिस्टल वायलेट। ये क्रिस्टल वायलेट जो अभी हम जिसमें हम स्लाइड को डिप करे हुए थे, वो एकदम सही तरीके से बैक्टीरिया की सेल वॉल में फिक्स हो जाए, एकदम सही तरीके से बैक्टीरिया से बाइंड कर जाए, इसलिए हम आयोडीन डालते हैं उसमें। तो कवर स्लाइड विथ ग्राम्स आयोडीन फॉर 1 मिनट। ग्राम्स आयोडीन में हम इसको 1 मिनट के लिए कवर करते हैं स्लाइड को, मतलब उसमें डिप करते हैं। फिर क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर से हम एक बार फिर से इसको अब रिंस कर लेते हैं। चलो, हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, पहले तो स्मीयर ही तैयार किया, उसके ऊपर इनोकुलम डाला था, उसके बाद फिर उसको जेंटली स्प्रेड करा था, फिर हीट फिक्स किए थे और हीट फिक्स करने के बाद अब उसमें प्राइमरी स्टेन डाले और प्राइमरी स्टेन के बाद थोड़ा डिस्टिल वाटर से रिंस करके और अभी हम आयोडीन से उसको आयोडीन में उसको कवर कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, फिर से डिस्टिल वाटर से हम उसको रिंस कर रहे हैं। अब क्या होता है,
अब अगला स्टेप है हमारा डीकलराइज विथ अल्कोहल। अब हम अल्कोहल से इसको डीकलराइज करेंगे, मतलब जो कलर अभी तक था ना, फालतू के कलर को हम अब हटाने वाले हैं। डिफरेंशिएट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इससे क्या हो जाएगा ना, हम ये देख पाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया थोड़ा डिफरेंशिएट हो चुके हैं। करना क्या होता है इसमें, 95% एथेनॉल या फिर एसीटोन, इसको 15 से 30 सेकंड के लिए हम अप्लाई करते हैं। अ, उसके बाद फिर क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव रिटेन वायलेट कलर। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो वायलेट कलर को रिटेन करेगा, और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वो तो लूज कर देगा, वो रिटेन नहीं कर सकता, तो वायलेट कलर तो वहां से दूर हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, उसको बिना देर किए हुए इमीडिएटली हम फिर से वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर से हम उसको रिंस कर लेंगे। चलो ठीक है, इतना कर लिया, डिकलराइज कर लिया एल्कोहल से, एथेनॉल या एसीटोन से। अब क्या करना है, अब काउंटर स्टेन करना है। काउंटर स्टेन का मतलब क्या है, एक फिर से एक बार स्टेनिंग करेंगे। जो बैक्टीरिया पूरा कलरलेस हो चुका है उसको फिर से एक बार कलर देंगे, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएँ कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। हाँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो वायलेट जो कलर जो है वो तो रिटेन करके रखेगा, लेकिन नेगेटिव के पास तो कोई कलर ही नहीं रह जाएगा। इसलिए अब हम काउंटर स्टेन करेंगे। क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए अब हम सैफरानीन से इसको काउंटर स्टेन करते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अभी के लिए हमको कैसा दिखने वाला है, या तो पिंक दिखेगा या फिर रेड दिखेगा। अब ये सैफरानीन में हम इसको 1 मिनट के लिए रखते हैं, और फिर उसको रिंस, अब उसको डिस्टिल वाटर से पहले रिंस कर लेते हैं। फिर उसको ब्लॉट ड्राई विथ एब्जॉर्बेंट पेपर। हम एक एब्जॉर्बेंट पेपर स्मूथली स्लाइड के ऊपर लगाते हैं, ताकि वो आराम से सूख जाए। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हम अंडर माइक्रोस्कोप में रख कर लगा करके स्लाइड को आराम से सही तरीके से उसको फिट करके फिर देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑब्जर्व्ड स्टेन्ड बैक्टीरिया अंडर अंडर ऑयल इमर्जन लेंस। ऑयल इमर्जन लेंस क्या होता है, देखो ये लाइट को ज्यादा बेंड नहीं करता है और छोटी चीजों को देखने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया तो बहुत छोटा होता है, तो उसको देखने के लिए ऑयल इमर्जन लेंस का यूज करते हैं अपने माइक्रोस्कोप में। फिर क्या होगा, देखो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो तो हमें पर्पल कलर का दिखेगा, ठीक है। क्यों दिखेगा, क्योंकि इसने क्रिस्टल वायलेट का जो क्रिस्टल वायलेट का जो स्टेन है उसको इसने रिटेन करके रखा है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करेगा, अब वो सैफरनिन का कलर यानी कि पिंक या रेड जो है उस तरीके से दिखेगा। तो ये होता है हमारा ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। एक बार चलिए इसको एक शार्ट में छोटे में इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम तो अब यहाँ पे स्मीयर तैयार करते हैं। ये हमारा स्लाइड है, इसके ऊपर हम यहाँ पे प्रिपेयर थिन स्मीयर। अब बैक्टीरियल कल्चर ऑन क्लीन ग्लास स्लाइड एंड एयर ड्राई। इसको एयर से ड्राई करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिस्टल वायलेट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 1 मिनट के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 मिनट के लिए इसको हम यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करेंगे। अब जितने भी सेल होंगे ना, वो सारे के सारे सेल हमें कैसे दिखने वाले हैं, तो जितने भी कलर यहाँ पर होंगे वो सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया होंगे सारे के सारे हमें पर्पल कलर में दिखने वाले हैं। फिर क्या करेंगे, अब आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो क्या करेगा ये, यहाँ पे देखेंगे कि पूरा जो सेल है हमारा वो पूरी तरीके से वायलेट क्रिस्टल वायलेट से वो पूरा फिक्स हो चुका होगा, वो उसको बाइंड कर चुका होगा सही तरीके से। अब क्या करेंगे, हम डीकलराइज करेंगे एल्कोहल या एसीटोन से। 10 से 15 सेकंड, 15 से 30 सेकंड इस तरीके से इसको यूज करते हैं, और 10-20 सेकंड के लिए फिर हम इसको डिस्टिल वाटर से रिंस करते हैं। तो हमें दिखाई पड़ता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उन्होंने पर्पल कलर को स्टेन तो रख लिया है, लेकिन जो नेगेटिव वाले थे वो अब कलरलेस हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमें ये भी पता करना है ना कि इसमें कौन से बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, तो उसके लिए अब हम काउंटर स्टेन करेंगे, यानी कि सैफरानीन डालेंगे। तो 1 मिनट के लिए के आसपास तक के लिए उसको हम डिप करते हैं उसमें। फिर अब ये हमें 2 कलर में बैक्टीरिया दिखाई पड़ने लगते हैं, ये पर्पल कलर में और पिंक और रेड कलर में दिखाई पड़ने लगते हैं। फिर हम इसको एयर ड्राई करेंगे, और यहाँ पे इसको ड्राई करेंगे, और फिर यहाँ पे आयल इमर्जन माइक्रोस्कोप में 100x पे इसको देखेंगे, तो हमें अब कुछ इस तरीके का नज़ारा जो है देखने को मिलेगा कि बैक्टीरिया हमें 2 तरीके से पूरा दिखाई पड़ेंगे, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, इस तरीके के बैक्टीरिया हमको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है? तो चलते हैं, अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम एक पल में इसका
डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो देखिए जो इनको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका देखिए ये जो थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक, एक मिनट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, और वही चीज अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखेंगे तो ये काफी थिन होती है, पतली होती है। ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये चीज एब्सेंट रहती है। और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। टिकोइक एसिड जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, नेगेटिव में एब्सेंट होता है। स्टेनिंग रिजल्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे रिटेन करता है क्रिस्टल वायलेट को, और पर्पल कलर का हमें दिखाई पड़ता है। और ग्राम नेगेटिव में जैसे कि अभी आपने देखा कि ये क्रिस्टल वायलेट कलर को, ये वायलेट कलर को लूज करता है और सैफरानिन का कलर जो है ले लेता है, यानी पिंक या रेड कलर का आपको दिखाई पड़ने वाला है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस की बात करेंगे तो पॉजिटिव में ये तो एब्सेंट ही होता है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट रहता है मेम्ब्रेन्स के बीच में। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक जनरली मोर सेंसिटिव, कौन? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑफन मोर रेजिस्टेंट ड्यू टू आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन की वजह से ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए स्टैफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, या इशरिचिया कोलाई, साल्मोनेला, स्यूडोमोनास वगैरह वगैरह। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्या होता है ये? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया का एनवेलप होता है, सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर से सेल वॉल होता है, और फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो हमने सेल वॉल पढ़ लिया, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर से सेल वॉल पढ़ लिया, और अब हमारा जो टॉपिक है वो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चलिए बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी देख लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखो जो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ना, ज्यादातर वो यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है, ज्यादातर सिमिलर ही होता है, बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं। क्या होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं, तो ये बने होते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर की। इसमें नो स्टेरॉल लाइक कोलेस्ट्रॉल, या यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टेरॉल जो है वो नहीं पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सिर्फ एक माइकोप्लाज्मा, ये एक्सेप्शन है, तो इसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो इंटीग्रल और पेरिफेरल, जैसे कि यूकैरियोट में होता है वैसे ही यहाँ पे पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं एम्बेडेड इन बाइलेयर, यानी इंटीग्रल प्रोटीन तो एम्बेडेड ही रहेंगे। अब देखिए अगर मॉडल की बात करेंगे तो यहाँ भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत ही फेमस मॉडल है, वो यहाँ भी अप्लाई होता है। और अब बात करते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया में ना, उसकी कितनी थिकनेस होती है? तो भाई थिकनेस उसकी अबाउट 7 टू 8 नैनोमीटर होती है। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये रेयरली प्रेजेंट होता है कंपेयर टू द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स। अब फंक्शन देख लीजिए, क्या फंक्शन होता है इसका? तो ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है। हर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा ही होता है। ये कंट्रोल करता है और एग्जिट एंड एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, आयंस की, और वेस्ट मटेरियल की। इनको ये क्या करता है? इनको ये कंट्रोल करता है कि कोई मतलब सेलेक्टिव तरीके से एंट्री करे या एग्जिट करे, इस तरीके से। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, देखो यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन होता है छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, एटीपी ड्रिवन पंप्स ये है। और ग्रुप ट्रांसलोकेशन यानी कि फास्फो ट्रांसफरेज सिस्टम होता है यहाँ पे। ग्रुप ट्रांसलोकेशन। एनर्जी मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो देखो साइट ऑफ रेस्पायरेशन, कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का एनफोल्डिंग होता है मेसोसोम, अभी बात करेंगे उसका जस्ट हम। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका इनफोल्डिंग होता है, उसका ही मॉडिफिकेशन होता है। तो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन जो होता है मेसोसोम, उस वो रेस्पायरेशन भी करता है, तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रेस्पायरेशन करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये सब लोकेटेड होते हैं कहाँ पे? ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। एटीपी सिंथेसाइज वाया कीमियोऑस्मोसिस, इस प्रोसेस में एटीपी भी सिंथेसाइज होता है। बायोसिंथेसिस में क्या होता है? लिपिड एंड सेल वॉल प्रिकर्सर्स ये सिंथेसाइज होते हैं, लिपिड सिंथेसिस होता है। और लिपिड और सेल वॉल के प्रिकर्सर यहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं, कौन करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या करते हैं? सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो रिसेप्टर्स बाहर इन्वायरमेंट से मिलते हैं ना,
तो उसके लिए ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करता है सेल के अंदर में। ये फंक्शन होता है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब एक ग्लैंस में देख लेते हैं कंपैरिजन विथ यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फीचर क्या है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है स्टीरॉल यहाँ पे तो एब्सेंट होता है। स्टीरॉल माइकोप्लाज्मा के अलावा तो बाकी एब्सेंट ही होता है। और अगर बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल तो ये स्टीरॉल में साइटोस्टीरॉल और स्टिग्मोस्टीरॉल दो तरीके से होते हैं। तो ये देखो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, और ये प्लांट की सेल में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। और बात करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन की तो ये मेम्ब्रेन में होता है, और ये यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे राइबोसोम के अलावा बाकी सारे ऑर्गेनेल तो एब्सेंट ही होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में तो लगभग सारे ऑर्गेनेल, लगभग क्या पूरे ही ऑर्गेनेल जो होते हैं वो प्रेजेंट ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोकैरियोट में रेयर होते हैं और यूकैरियोट में ये कॉमन होते हैं। कौन कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। अब बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा की। देखो माइकोप्लाज्मा कंटेंट्स स्टीरॉल्स फॉर स्टेबिलिटी। किस लिए माइकोप्लाज्मा में स्टीरॉल पाए जाते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब जो स्टीरॉल पाया जाता है माइकोप्लाज्मा में वो उसके लिए किस तरीके से हेल्पफुल होता है, तो उसको स्टेबिलिटी देता है। और ये बैक्टीरिया का एक यूनिक फेनोमेनॉन है, एक यूनिक कैरेक्टर जो है वो बैक्टीरिया का है। तो इस तरीके से कंपैरिजन था ये बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और अब देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास में सबसे पहले मीजोसोम है, फिर से हमारे पास क्रोमेटोफोर है, दोनों ही मॉडिफिकेशन है। तो मीजोसोम का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है। तो इनफोल्डिंग ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ये इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये क्या करेगा इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ये इनफोल्ड करता है और ये मीजोसोम बनाता है। और ये बहुत सारे मीजोसोम एक बैक्टीरिया के अंदर में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये मीजोसोम हमें इजिली तरीके से दिख जाता है। और टाइप्स की अगर बात करेंगे तो मीजोसोम देखो दो तरीके का होता है, एक सेप्टल मीजोसोम होता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल के डिवीजन में मेजोसोम हेल्प करता है। दूसरा टाइप का जो मीजोसोम होता है उसको हम लेटरल मीजोसोम कहते हैं, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेस्पायरेशन वगैरह के लिए काम करता है। ठीक है, अब ये रही बात हमारे मीजोसोम के स्ट्रक्चर की। और बात कर लेते हैं फंक्शन की मीजोसोम की। तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन, क्या काम करता है मीजोसोम, डीएनए का रेप्लिकेशन कराता है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा सेप्टल मीजोसोम है ये सेल डिवीजन कराता है। तो लेटरल मीजोसोम है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराता है। तो इसके फंक्शन में अगर हम बात करेंगे मीजोसोम की तो ये डीएनए रेप्लिकेशन कराता है और सेग्रीगेशन कराते हैं। प्रोवाइड एंकरिंग साइट फॉर बैक्टीरियल क्रोमोजोम, तो बैक्टीरियल क्रोमोजोम के लिए कि एंकरिंग साइट भी प्रोवाइड करता है, एक जगह पे क्रोमोजोम जो है वो स्टेबल रहता है बैक्टीरियल सेल के अंदर में। और क्या काम करता है ये, देखो हमने अभी यहाँ पे देखा सेप्टल क्रोमोजोम, सॉरी सेप्टल मीजोसोम। तो इस ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेप्टम फॉर्मेशन ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन। जैसे इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए ये पूरा एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियम क्या करता है यहाँ पे इस तरीके से सेप्टम बनाता है, कौन, मीजोसोम। तो इस तरीके से सेप्टम बनाता है, फिर रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है कि ये पूरे दो पार्ट्स में बट चुका होता है, यानी बाइनरी फिजन हो चुका होता है। कौन हेल्प करता है इसमें, तो ये सेप्टल मीजोसोम यानी कि मीजोसोम हेल्प करता है। और क्या काम करता है, देखिए रेस्पायरेशन का काम करता है। ये जो मीजोसोम होता है ना ये रेस्पायरेटरी एंजाइम से रखता है, कौन सा, लेटरल मीजोसोम। ठीक है, ये रेस्पायरेटरी एंजाइम अपने पास रखता है, और ईटीएस का काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम करता है, ईटीसी। और फिर ये रेस्पायरेशन को प्रोसीड करता है और यहाँ पे एटीपी वगैरह बनते हैं। और रही बात ये सेक्रेशन की, तो सेक्रेशन में क्या करता है, असिस्ट एक्सो एंजाइम रिलीज, ये एक्सो एंजाइम ये रिलीज करते हैं, सेक्रेट करते हैं सेल के बाहर, चीजों को ये बाहर भेज देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन था मीजोसोम का। मीजोसोम क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं बैक्टीरिया के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब हम यहाँ पे क्रोमेटोफोर की बात कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक यहाँ पिगमेंटेड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है ये, पिगमेंटेड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या भरे होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, कलर्स। ठीक है, पिगमेंट्स होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में
क्रोमेटोफोर्स नहीं पाए जाते। ये कहाँ पाए जाते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जैसे पर्पल बैक्टीरिया में। डिराइव्ड फ्रॉम इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मॉडिफिकेशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये भी उसी से वही है। ये इन्वेजिनेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर कट के अलग हो जाता है, फिर ये क्रोमेटोफोर बनाते हैं। क्या रखता है? कौन सा पिगमेंट? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखता है, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल और कैरोटिनाइड्स। ठीक है, ये एक पिगमेंटेड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। काम क्या होता है इसका? काम ये होता है फोटोसिंथेसिस करना। जाहिर सी बात है, पिगमेंट है तो वही करेगा। ये सनलाइट को करता है, ट्रैप करता है, यानी कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को, एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। वही जो फोटोसिंथेसिस में होता है वही करता है यहाँ पे। एटीपी सिंथेसिस करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लोकलाइज्ड हियर। तो यहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज करता है। और क्या करता है? एडॉप्टेशन, अलाउ बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन लाइट रिच एनवायरनमेंट्स। लाइट रिच एनवायरनमेंट्स में बैक्टीरिया को सरवाइव करने की परमिशन देता है, विदाउट क्लोरोप्लास्ट। देखो ये प्रोकैरियोट है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में पाए जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे बिना क्लोरोप्लास्ट का ये सरवाइव करने के लिए बैक्टीरिया को, यानी कि फूड सिंथेसिस, जिसको कहे फोटोसिंथेसिस कह लीजिए, वो अलाउ करता है, जिससे बैक्टीरिया लाइट रिच एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस करके खुद का सर्वाइवल रख लेता है, वो जिंदा रह लेता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के राइबोसोम की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया में किसी भी तरीके का मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल में बैक्टीरियल ये राइबोसोम ही पाया जाता है, 70s टाइप का। तो बात कर लेते इसी इसी का। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, और इसका काम वही होता है जो यूकैरियोटिक सेल में होता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम होता है। कहाँ होता है? ये दोनों जगह होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है, लेकिन इसके साइज में और स्ट्रक्चर में दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। बैक्टीरिया में अगर बात करेंगे तो ये 70s टाइप का होता है। और जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है। एक स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम से इसका स्वेडबर्ग यूनिट रखा। एक्चुअली उनके कॉलीग्स ने रखा। तो ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है ये। फिर स्ट्रक्चर क्या है, कैसा होता है? 70s राइबोसोम में 50s एक लार्जर सब यूनिट होती है, और 30s स्मॉल यूनिट होती है, तो दोनों मिलकर के 70s टाइप का ये राइबोसोम बनाते हैं। लार्ज सब यूनिट के कंपोजिशन देख लेते हैं। देखो लार्ज सब यूनिट में जैसे आपको ये पता है ना कि ये जो राइबोसोम होता है उसमें क्या क्या होता है? आरआरएनए होता है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन है, और राइबोसोमल आरएनए, ये दो चीजें होती हैं। तो अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं लार्जर सब यूनिट में, और क्या चीजें होती है स्मॉलर सब यूनिट में। तो लार्ज सब यूनिट में 23s राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्या होता है? 5s राइबोसोमल आरएनए होता है। दो तरीके का आरएनए किसमें होता है? लार्ज सब यूनिट में। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लार्जर सब यूनिट में 23s राइबोसोमल आरएनए और 5s राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक, और उसके बाद इसमें और क्या होता है? 34 प्रोटीन्स होते हैं, लगभग 34 प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं लार्ज सब यूनिट में। ठीक है, ये तो रही बात हमारी लार्ज सब यूनिट में राइबोसोम के। अब हम स्मॉल सब यूनिट की बात कर लेते हैं। ये कैसी होती है? तो 30s होती है। अब इसमें एक ही राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, और ये क्या है? 16s टाइप का राइबोसोमल आरएनए है। और प्रोटीन भी तो पाया जाएगा ना, कितना, कितनी संख्या में? ये 21 के नंबर में प्रोटीन्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं। अब राइबोसोमल आरएनए के काम भी देख लीजिए क्या होता है। ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन और क्या करता है? कैटेलिटिक एक्टिविटी करता है। कैटेलिटिक एक्टिविटी का मतलब ये राइबोजाइम का काम करता है, मतलब आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। तो ये कैटेलिटिक एक्टिविटी भी करता है। कैसा काम करता है? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज इन 23s आर आरएनए। याद रखिएगा, लार्जर सब यूनिट का पार्ट होता है 23 आर आरएनए, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ये आपको जब हम पढ़ाएंगे प्रोटीन ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, तो वहां पे बताएंगे किस तरीके से पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज करता है ये। उसमें डिटेल में हम इसका डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या करते हैं? तो ये स्टेबलाइज आरएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी देते हैं, एंड असिस्ट इन ट्रांसलेशन।
और क्या करते हैं, ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं भाई, ट्रांसलेशन को सही तरीके से चलता रहे, इसलिए राइबोसोमल प्रोटीन उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब चल लेते हैं, बात कर लेते हैं बैक्टीरियल राइबोसोम के फंक्शन की। तो एक बात जो जग जाहिर है, राइबोसोम के नाम पे ये है, तो क्या है, राइबो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है यानी ट्रांसलेशन करता है। स्मॉल सब यूनिट क्या करता है, ये एमआरएनए को डिकोड करता है, एमआरएनए को कोड्स को रीड करता है। और क्या करते हैं लार्ज सब यूनिट, ये जैसे मैंने बताया ना, ये एक आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम जिसको आप राइबोजाइम कहते हैं, तो ये कैटालिसिस का काम करता है, कैटेलाइज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को बढ़ाता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जिसको आप एमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भी कहते हैं, उसको ये प्रोसीड करने का काम करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं। ठीक, पॉलीराइबोसोम कुछ और नहीं होते, ये इनको आप पॉलीसोम्स भी कहते हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना, मल्टीपल राइबोसोम्स ट्रांसलेटिंग अ सिंगल एमआरएनए साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ही एमआरएनए को कई सारे राइबोसोम जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हो, पॉलीसोम कहते हो। कैसे, चलिए देख लेते हैं। देखो आपको माना कि ये क्या है, ये कोई एक एमआरएनए है। ठीक, अब जब ये एमआरएनए है, तो इस एमआरएनए के ऊपर में कई सारे राइबोसोम एक साथ में इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। देखो, एक यहाँ पे एमआरएनए के ऊपर यहाँ पे कई सारे राइबोसोम लगे हैं, ये क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम है, तो बहुत सारे राइबोसोम, और ये क्या है, एमआरएनए है, ये एमआरएनए। तो एक एमआरएनए को जब कई सारे राइबोसोम एक साथ यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो उसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। अब सवाल ये आता है, क्या राइबोसोम को ही बोलते हो? नहीं, उसमें ना एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, उसको आप पॉलीसोम बोलते हो। तो यानी कि वो एमआरएनए प्लस राइबोसोम जो पूरा एक ग्रुप है राइबोसोम का, उसको ही आप यहाँ पे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, टारगेट फॉर एंटीबायोटिक्स। ये काफी जरूरी चीज है, समझना है आपको यहाँ पे, इसको सही तरीके से समझिए। देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब ये टारगेट फॉर एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्लोरामफेनिकॉल एरिथ्रोमाइसिन एक्ट ऑन बैक्टीरियल राइबोसोम। ध्यान दीजिएगा, जितने एंटीबायोटिक के नाम मैंने अभी लिया, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक अपना दुश्मन किसको मानते हैं, तो बैक्टीरिया के राइबोसोम को। बैक्टीरिया के राइबोसोम को जाके उसको अटैक करेंगे और ट्रांसलेशन को वो इनहिबिट करेंगे, बैक्टीरिया में कोई प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और इस तरीके से बैक्टीरिया की पूरी कैटेलिटिक एक्टिविटी या उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होगी, और बैक्टीरिया अंततः हार जाएगा यानी कि मर जाएगा, फिर हम डिजीज फ्री हो जाएंगे। और दूसरी बात ये होती है कि ये 70S टाइप के राइबोसोम के ऊपर एक्ट तो करता है, लेकिन हमारे यूकैरियोटिक बॉडी में जो 80S टाइप का राइबोसोम होता है, उसको ये अफेक्ट नहीं करता है। मतलब आपको कोई डिजीज अगर हुआ, जैसे टाइफाइड वगैरह कुछ भी अगर हुआ डिजीज, तो आपने क्या करा, एंटीबायोटिक ले लिया। ठीक है, अब जब आपने एंटीबायोटिक लिया, तो राइबोसोम को एक्ट करेगा, उसको ही नुकसान पहुंचाएगा। तो आपके अंदर भी आपकी खुद की सेल में 80S टाइप का राइबोसोम है ना, उसको नहीं छुएगा वो, उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। किसको करेगा, बैक्टीरिया के अंदर जो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, उस पे जाकर के वो एक्शन लेगा अपना। ठीक है ना, इसको कहते हैं बेसिस ऑफ सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, और अब का हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्लूजन बॉडीज। बैक्टीरिया के सेल में इंक्लूजन बॉडी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंक्लूजन बॉडी भी पाया जाता है। और चलिए हम इसकी भी बात कर लेते हैं, क्या होते हैं ये। पहली बात, ये नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग सेल के अंदर में नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं। साइटोप्लाज्मिक रिजर्व्स होते हैं ये, साइटोप्लाज्म में ये एक रिजर्व मटेरियल होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेचर क्या होता है इनका, दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। आपको मालूम है कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, और ये दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात करी गई है, जैसे कि गैस वैक्यूल्स और मैग्नेटोसोम्स, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस लाइक गैस वैक्यूल एंड मैग्नेटोसोम्स। ठीक है ना, अब फंक्शन देख लेते हैं क्या करते हैं ये। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स सर्व एज स्टोरेज ग्रेन्यूल का काम करते हैं, किसके लिए भाई, न्यूट्रिएंट के लिए, इनको चाहिए भोजन। ठीक है, एनर्जी के लिए, और किसके लिए, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट के लिए। मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट का स्टोरेज करता है, मेटाबॉलिज्म में जो प्रोडक्ट यूज हो चुका है, जो बाई प्रोडक्ट बना है, उसको ये स्टोर करने करने का काम करता है।
ठीक है। और विजिबिलिटी कैसे दिखता है? अपीयर एज रिफ्रैक्टाइल बॉडीज अंडर लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रिफ्रैक्टाइल बॉडीज की तरह छोटा छोटा ही दिखता है। टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडी में कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे स्टोरेज ग्रेन्यूल की। क्या स्टोर करते हैं? पॉलीसैकेराइड ग्रेन्यूल, कार्बोहाइड्रेट है ये। तो कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोजन और स्टार्च रिच स्टार्च लाइक मटेरियल, इसी से बने होते हैं ये। और ये पॉलीसैकेराइड ग्रेन्यूल होते हैं। क्या काम करते हैं? कार्बन एंड एनर्जी स्टोरेज, कार्बन और एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। और क्या होते हैं? ये स्टोरेज ग्रेन्यूल में और क्या होते हैं? पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल होते हैं। इसको आप वॉल्यूटिन या मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल भी कहते हैं। ये किसके बने होते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स इसमें होते हैं। इनका काम क्या होता है? फॉस्फेट रिजर्व फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस के लिए टीएस में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एटीपी बनता है उसके लिए ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट स्टोर करके रखता है। स्टेन्स मेटाक्रोमेटिकली यानी ब्लू से रेड विथ सर्टेन डाइज। ये इस तरीके से मेटाक्रोमेटिकली ये स्टेन करते हैं ब्लू से रेड, कुछ कलर में ये दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सल्फर, सल्फर ग्रेन्यूल। ये किस में पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है सल्फर ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल जो है वो सल्फर बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एनर्जी रिजर्व फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी को ये रिजर्व करके रखते हैं। पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ब्यूटरेट पीएचबी ग्रेन्यूल, ये क्या करते हैं? कार्बन एंड एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्शन करने में इनका यूज होता है। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है चीज। लिपिड स्टोरेज मटेरियल का भी ये काम करते हैं। अब जैसे आपने अभी के लिए देखा कि एक टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडी में आपने पहला देखा स्टोरेज ग्रेन्यूल, तो अब आप देखने वाले हैं दूसरा टाइप। और क्या है वो? गैस वैक्यूल है। गैस वैक्यूल क्या करता है? ये देखिए, ये स्ट्रक्चर प्रोटीन कवर्ड सिलिंडर्स फिल्ड विथ गैस। प्रोटीन कवर्ड सिलिंडर्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन से कवर्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या भरे होते हैं? पूरा गैस ही गैस भरे होते हैं। ये गैस वैक्यूल्स होते हैं। काम क्या होता है? पानी में इनको उतराए रहने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब बुआयंसी देते हैं। किस पे पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है वही बैक्टीरिया जो पानी में होते हैं, यानी एक्वेटिक बैक्टीरिया में। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी बीजिया, ठीक। एडॉप्टेशन अलाउ बैक्टीरिया टू फ्लोट एट ऑप्टिमल लाइट एंड न्यूट्रिएंट लेवल। ऑप्टिमल लाइट और न्यूट्रिएंट लेवल पे इसको बैक्टीरिया को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के इंक्लूजन बॉडी की, जिसका नाम है क्या? मैग्नेटोसोम। ये मेम्ब्रेन बाउंड आयरन ऑक्साइड होते हैं, Fe3O4। ये क्रिस्टल होते हैं, ऑक्साइड क्रिस्टल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये हेल्प बैक्टीरिया ओरिएंट अलोंग अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोटैक्सिस, ठीक है। तो मैग्नेटोटैक्सिस में हेल्प करते हैं ये। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया के अंदर में पाए जाते हैं। अब फंक्शनल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इसका क्या होता है। सर्वाइवल स्ट्रेटजी, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग एबंडेंस, यूजिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी। जब मजबूरी होती है, सूखा पड़ता है, ऐसे टाइम पर ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखता है। किसकी बात हो रही है? इंक्लूजन बॉडी की। और क्या होता है? गैस वैक्यूल फॉर बॉयंसी, गैस वैक्यूल इसको पानी में ऊपर उतराए रहने के लिए हेल्प करता है। मैग्नेटोसोम जो होता है वो उसको नेविगेशन देता है, बैक्टीरिया को चलना किस दिशा में है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये पीएचबी ग्रेन्यूल हेल्प करते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाने में। ये अल्टरनेटिव की तरह यूज किया जा सकता है। ये आपके लिए जरूरी है काफी, इसको याद रखना। और डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस में वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स यूज्ड इन द आइडेंटिफाइंग कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो ये डायग्नोस्टिक की इंपॉर्टेंस भी इस तरीके से इसका होता है। तो ये रहा पूरा प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया का एक्चुअली प्रोकैरियोट में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर से हम आपको जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे और अपने इस लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आपका लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।